सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ प्रकाशन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक कर्नाटक के छोटे से शहर से आती है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन प्राप्त कर लेती है अपनी योग्यता के बल पर। इतना ही नहीं, वहां पर जाकर के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी बन जाती है। लेकिन कहानी उसके बाद से शुरू होती है, जो उनका संघर्षों का सिलसिला जो शुरू होता है। जिस समय कोरोना काल चल रहा था तो पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, लेकिन रश्मि एक अलग ही संघर्ष से गुजर रही थी। और उनका दोष क्या था? उनकी पहचान, उनकी हिंदू आइडेंटिटी, जिसके कारण अपनी योग्यता के बल पर रेसिडेंट बनने के बावजूद उनको रेसिस्ट कहा गया, उनको जीनोफोबिक कहा गया, ट्रांसफोबिक कहा गया और न जाने क्या क्या। तो मैं रश्मि जी से ही निवेदन करूंगा कि वे अपनी इस कहानी को विस्तार से सबके समक्ष रखें और हमें अवगत कराएं कि किस दौर से वो गुजरी है। नमस्ते। मंच पर बैठे अतिथि माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी और दिल्ली के बहुत ही प्यारी जनता, आप सबको मेरा हृदयपूर्व नमस्ते। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस पुस्तक का विमोचन हमारे भारत के दिल्ली में हो रहा है, हमारे कैपिटल सिटी में हो रहा है। मैं बस एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ, उडुपी। कुछ लोगों ने सुना होगा उडुपी, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ये कर्नाटक में है, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर में आता है, जो वेस्टर्न कोस्ट माना जाता है। और मैं वहीं पली बड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता वहाँ से आते हैं और हम किसी शहर में पले बड़े हैं। मैं भी वहीं पली बड़ी। और इस शहर की ये खूबी है कि इसे भारत का टेम्पल टाउन माना जाता है। तो हर 500 मीटर में आपको एक मंदिर दिखेगा जहाँ पे 1000 साल से पहले से भी निरंतर भंडारा लगते आ रहा है। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर कदम पे परोपकार, सेवा और प्राप्ति दिखेगी। तो एक कितना सुंदर सा जगह है जहाँ पे सेवा भाव निरंतर चला आ रहा है और जिसको आजकल वेस्टर्न लोग कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फलेस सर्विस। ये मैंने देखा है और मेरे शहर में हमने निरंतर देखा है, 1000 साल पहले से भी। अक्सर कहते हैं कि छोटे शहर के लोग छोटी सपने और छोटे इरादे। आई थिंक ये बहुत ही गलत बात है। छोटे शहरों में ना ऐसा है, हमें क्लियर स्काई दिखता है, हमें तारे दिखाई देते हैं वहाँ पे, तो हमारे भी एस्पिरेशंस इतने बड़े ही होते हैं। आप अक्सर देखोगे कि हर कोई महान कहानी एक छोटे शहर से ही शुरू होती है, क्योंकि स्काइज तो क्लियर हैं, तो हमें स्टार्स दिखती हैं, तो हमारी एस्पिरेशंस भी उड़ान उसी हिसाब से लेती हैं। तो मेरे एस्पिरेशंस क्या थे? तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक डिक्शनरी देखा था जिसके स्पाइन पे लिखा हुआ था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या है, ये ऑक्सफोर्ड? तो उन्होंने बोला कि विश्व का सबसे फर्स्ट रैंक, जो प्रथम रैंक विश्वविद्यालय है, इसका नाम ऑक्सफोर्ड है और ये इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड नाम के एक छोटे शहर में है। तो मैंने वही मन बना लिया था कि हम जाएंगे तो वहीं जाएंगे और वहीं से डिग्री लेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो एक बचपन का एक जिद था, आप समझ सकते हो, एक बचपन का जिद था जो बढ़ते बढ़ते एक तरह से फोकस्ड गोल में बदला एंड समथिंग आई वाज फाइनली एबल टू अचीव। एंड मज़े की बात यह है कि ये जो रेकलेस ऑप्टिमिज्म होता है ना युवा में, वो अक्सर इट कॉजेस मिरेकल्स। जिन मिरेकल्स की हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि जो युवाओं में होती है ये रेकलेस ऑप्टिमिज्म, ये करा देती है। I got in without knowing a single person there. And with high hopes, I went to the University of Oxford. I went to England. मैं पहले गई नहीं थी, 21 की उम्र थी, मैं कभी पहले इंग्लैंड नहीं गई थी। I went on my own. वहाँ ना कोई हमारा परिवार है, ना कोई फैमिली फ्रेंड्स, अकेले गई। इट वॉज अ कोविड वर्ल्ड। एयरपोर्ट्स खाली, फ्लाइट्स खाली, ऐसे लग रहा था कि दुनिया ख़त्म हो रही है। पर मेरी कहानी अब शुरू हो रही थी, जब ऐसे लग रहा था कि दुनिया ही शायद
खत्म हो रही है। तो पीक कोविड में मैंने अपना जर्नी किया एंड आई अराइव्ड इन ऑक्सफोर्ड विद आंखों में तारे एंड पहले की पूरी जो महीना था ना, इतनी मैं खुश थी कि यूफोरिया सा था कि आई हैव मेड इट हियर। मैंने अपने जो अचीवमेंट्स है मैंने कर लिया। इट वाज यूफोरिक, मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। सूखते हुए जो पत्ते थे ना ऑटम के, वो भी मुझे अच्छे लगते थे। तो इतनी खुशी थी। एक महीने के बाद जब वो जोश उतरने लग गया, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे दर्शाने लग गई। जब मैं एक कॉरिडोर था जहाँ से मैं अपनी लाइब्रेरी जाती थी हर दिन। ऑक्सफोर्ड की कुछ भी हो, डिग्री बहुत डिफिकल्ट होती है। आप 24 घंटों भी अगर लाइब्रेरी में बैठो तो काफ़ी नहीं होती है। तो मेरा ये जो था पथ था लाइब्रेरी का ही था। तो लाइब्रेरी के रास्ते में मुझे एक दिखता था, भगवान शिव जी का स्कल्पचर दिखता था मुझे वहां पे, जिसको एक ग्लास केस में सजाया है। तो सबसे पहले तो हम तो वसुदैव कुटुंबकम में मानने वाले हैं, हमको तो यही लगेगा कि वो भी शायद इसी स्पिरिट में इसको लगाया होगा यहाँ पे, खुशी के मारे कि हम देखो वी वेलकम पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने उसी की एक एज अ सिंबल उसको रखा होगा। तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया। फिर मैंने थोड़ी बारीकी से देखा कि ये क्या है, क्या लगा हुआ है इसमें। तो उस पे ऐसे एक टैग लगा हुआ था, एक स्टिकर लगा हुआ था, मिड सेंचुरी गणेश स्कल्पचर कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। फिर मुझे लगा कि आई फेल्ट बैड। जो मेरा भाव था खुशी का कि चलो यहाँ पे भी गणेश जी का मूर्ति है, वो बदल गया इन रिमोर्स कि इन्होंने लूट पाट करके इसको एक तरह से ट्रॉफी की तरह यहाँ पे सजाया है कि हम इन पे राज किया करते थे। उसका ये एक सिंबल बन गया था, कॉलोनाइजेशन की एक सिंबल थी। तो उनका जो भाव था ना उस मूर्ति को लेके, जिस मूर्ति को हम पूजते हैं, उनके भाव से मुझे दिक्कत होने लग गया। एक बार अगर आपको कुछ दिख जाता है तो आपको हर जगह यही दिखना चालू कर देता है। तो मैं जब स्ट्रीट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड में चलती थी तो ऊपर मुझे दिखता था कि क्रिस्टोफर कॉड्रिंगटन, जो कि एक स्लेव ओनर है, इसका लगा हुआ है प्रतिमा लाइब्रेरी के बीचों बीच। सीसिल रोड्स, जिसने रोडेशिया में इतना मतलब ज्यादतियां करी थी और रोडेशिया उसी के नाम पे जो हुआ था उसके बाद, उसकी भी प्रतिमा उन्होंने ओरियल स्ट्रीट के मतलब बीचों बीच लगा दिया है। तो मुझे लगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर मैंने सिलेबस ढूंढना चालू किया। सिलेबस में भी ये लिखा हुआ है, लोग यहाँ बातें भी ऐसे कर रहे हैं कि कॉलोनाइजेशन वाज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर द इंडिजिनस पीपल, इट सिविलाइज्ड देम। उनका भाव ये था कि हम लोग शायद जंगलों में रहते थे इससे पहले, अंग्रेज आए और इन्होंने हमारा उद्धार किया। दैट वाज द सेंटिमेंट देयर। फिर मैंने पढ़ा कि यहाँ पे स्टडीज कैसे हो रहे हैं। मैं तो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10वीं के बाद ना कभी हिस्ट्री की ओर मुड़ के देखा, ना सोशल साइंसेस की ओर। ऑक्सफोर्ड में भी मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री चल रही थी, पर अब मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए क्योंकि ये सब यहाँ चल क्या रहा है। देन आई फाउंड अ वेरी important article which was considered article of the month, जिसमें लिखा गया है कि बंगाल में जो फैमिन हुआ था, ये हिंदू महासभा ने कराई थी, ना कि विंस्टन चर्चिल की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। तो यहाँ तक बात बिगड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो बस दिखा रहे हैं, इधर उधर सिंबॉलिकली कॉलोनाइजेशन की प्रतिमाएं लगाए हैं, ये वाली बात नहीं थी। सिलेबस तक ये पहुंच चुकी थी। एंड एज द यूनिवर्सिटी रैंक्ड 1 इन द वर्ल्ड, इसकी इम्पैक्ट आप हर यूनिवर्सिटी में देख सकते हो क्योंकि एकेडेमिया ट्रिकल डाउन होता है। तो द प्रॉब्लम वाज दिस बिग। मुझे लगा आई हैव टू एड्रेस दिस, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। 3 महीने हुए थे मुझे ऑक्सफोर्ड आए हुए, जब मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तब शुरू हुआ था प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस थे उसकी एप्लीकेशन खुला था। तो मुझे लगा ऑक्सफोर्ड में जो ये होता है, इलेक्शन होती है प्रेसिडेंसी की, वो तर्क वितर्क पे चलता है। स्पीचेस होते हैं, जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, राउंड आफ्टर राउंड ऑफ डिबेटिंग स्पीचेस। तो मुझे लगा दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टॉक अबाउट डीकोलोनाइजेशन एंड टू टेक द मैसेज ऑफ माई पीपल टू द कैंपस। ये कोई जीतने वाली बात नहीं थी कि मुझे यहाँ बैठ के अपना चुनाव जीतना है। ये चुनाव जीतने के लिए मैंने चुनाव लड़ा नहीं था, मैंने बस लड़ा था कि हम अपनी बात कहेंगे और यहाँ से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, चुनाव एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट एक रनिंग जोक था उस टाइम पे कि रश्मि तुम्हें तो सिर्फ एक ही वोट मिलेगा जो तुम अपने आप को दोगी। चुनाव हुआ, चुनाव की रिजल्ट आई, इट वॉज अ हिस्टोरिक इलेक्शन। इतने लोगों ने कभी वोट ही नहीं दिए थे जितनों ने उस इलेक्शन में दिया था। एंड द विक्ट्री मार्जिन वॉज लैंडस्लाइड। I did not just become the president, I became the first Indian female president with a historic landslide margin.
एंड उस दिन मुझे दो सीख मिला, एक कि साइलेंट मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है, और दूसरी कि अगर आप में आत्मबल हो, आप में वो मनोबल हो, तो आप चट्टानों के बीच में भी पानी होकर अपना रास्ता बना सकते हो. जस्ट लाइक वाटर मेक्स इट्स वे थ्रू माउंटेन्स, just because it is consistent and keeps going, you can also find your way if you set your heart out to do something and achieve something. And that was my lesson. But I got my second lesson also very quickly. अगले ही दिन, जबकि ऑलरेडी न्यूज हाउसेस इसको एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह रहे थे, इट वाज हेडलाइंस एवरीवेयर. ब्रिटिश हाई कमिश्नर कह रहे हैं कि ये भारत और यूके के बीच में जीता जागता ब्रिज बन गया है, इतनी सेलिब्रेशन हो रही है. द अदर साइड ऑल्सो आई गॉट टू सी, आई स्टार्टेड गेटिंग हेट मेल्स. मुझे मेरे चेहरे को दे स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विद अ ब्लैक हॉर्स. ऐसे बहुत घिनौने रेसिस्ट कमेंट्स आने लगे फ्रॉम अनोनिमस हैंडल्स. हैरासमेंट शुरू हुआ फ्रॉम एनोनिमस हैंडल्स. शुरू ऐसे ही होता है, एनोनिमिटी के थ्रू ही शुरू होता है हैरासमेंट. फिर इनको मिल गया इंटेलेक्चुअल कवर फायर. एक हिस्ट्री प्रोफेसर ने लिख दिया कि रश्मि सामंत, a Hindu president who comes from Udupi, hotbed of Islamophobia, she is racist, transphobic, anti-Semitic. इनको मिल गया, जो ये लोग anonymously पीछे पीछे से जो कर रहे थे, इनको मिल गया इंटेलेक्चुअल कवर फायर. फिर उन्होंने खुल के कॉलेज के जो न्यूज आउटलेट्स है उसमें लिखना चालू कर दिया. उसको उठाया नेशनल मीडिया ने, नेशनल मीडिया से इंटरनेशनल मीडिया में आ गई. देखते देखते हर जगह हम बदनाम हैं. इसे कहते हैं हम एड होमिनम अटैक. जब आप किसी को हटाना चाहते हो ना और आपके पास कोई चारा नहीं रहता, आप उनकी डेफेमेशन करते हो. तो यही हुआ, धराधर डेफेमेशन हुआ. और जब उस प्रोफेसर ने इस्लामोफोबिया की बात करी ना, तभी से मुझ पे डेथ थ्रेट्स आने लग गए. इट गॉट सो बैड कि ऑनलाइन मेरी एड्रेस उन्होंने लीक कर दिया कि ये यहाँ पे रहती है, स्ट्रीट में रहती है, बैनबरी रोड में रहती है. इतना बुरा हुआ कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा उस पद से. पर मैंने फाइट नहीं छोड़ा. एंड आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि श्री सुनील आम्बेकर जी यहाँ हमारे बीच में हैं. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कॉल मी एंड टेल मी दैट इट्स गोइंग टू बी ओके एंड दैट सत्य तुम्हारे साथ है, और अगर आप लड़ाई करोगे तो यू आर गोइंग टू गो समवेयर, दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल इन वेन. And it started from that. It started from one phone call from few people around me. And it turned into an entire movement. हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, यूके पुलिस में, जहाँ की रीति रिवाज बिल्कुल अलग होती है. हमने यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंप्लेंट्स चलाए. We fought through an academic year. जब I was doing one of the toughest degrees of my life. And I had to go through the harassment. I had to go through a complaint process. I had to also study. And finally we got फेवरेबल रिजल्ट्स. आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि जिस प्रोफेसर ने ऐसे लिखा था उन पे कार्रवाई हुई, उनको हटाया गया. देयर वर लॉस ब्रॉट इनटू द यूनिवर्सिटी इंटरनल प्रोसीजर दैट प्रोफेसर्स कैन नॉट बी गोइंग आफ्टर समबडी पर्सनली, स्पेशली ऑन देयर आइडेंटिटी. सब पूछेंगे ना, हिंदू आइडेंटिटी पे क्यों गए? तुम तो डीकोलोनाइजेशन की बात कर रही थी, तुम तो एक छात्र संघ की चुनाव लड़ रही थी. द हिंदू आइडेंटिटी हैज बीन डिफेम्ड फॉर ओवर 1000 years by academia, popular culture, films, not just in Bharat. जो आप भारत में देखते हो ना, ये बस symptom है of something that is deep rooted in the West, who get their power from the supremacy that they establish and the discriminatory articles they write about others. That is just how they, re-establish their supremacy. Unfortunately, I became victim to it, क्योंकि मुझे हिंदू कहना was enough justification to their attacks. वरना उनको अपने अटैक जस्टिफाई करने पड़ते. मुझे हिंदू कह के उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, अरे ये हिंदू है, इसके साथ होना चाहिए ऐसे. So that was how deep this was. And from a naive Hindu, I went on to understand the depth of discrimination, of attacks, and how we are cornered everywhere on a daily basis. It is unfortunate. हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदू हैं. We don't complain. We survive, we fight, we survive, we thrive, and we do not use discrimination as an excuse not to excel. हम हमेशा discrimination को बहाना नहीं बनाते हैं कि अरे ठीक है हमारे साथ बुरा हुआ
तो यही बहाना काफी है कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसे कहते ही नहीं है। हम अपनी प्रतिकूल स्थितियों को कभी बहानों में बदलते नहीं है, जैसे दुनिया के कई कम्युनिटीज करते हैं। हम वी फाइट एंड आवर हिस्ट्री इज टेस्टामेंट टू दैट वी फाइट, वी सर्वाइव एंड वी कम फॉरवर्ड डिस्पाइट एवरीथिंग। I was able to win my case. I was able to graduate with merit. I graduated on 26 November 2021. But मैंने फिर ये बुक क्यों लिखा? आखिरी सवाल यही आता है कि मैंने ये पुस्तक क्यों लिखा? मैंने ये पुस्तक इसलिए लिखा क्योंकि even having facts on your side is not enough. There is a motion in the British Parliament, there's a motion in the Indian Parliament, in the Rajya Sabha on the 15th of March 2021, which discusses my case in my favor. But the popular culture and media will always defame me. Just like how in Godhra riots, मोदी जी को मिला है क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से, बट आज भी लेखक क्या लिखते हैं, आज भी लेख क्या आते हैं, आज भी क्या बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री बनते हैं? क्योंकि दे कीप सेलिंग देयर स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव्स एंड सत्य को भी असत्य बनाते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी मजबूत, विदाउट एनी सॉलिड बैकिंग। दैट इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। आपके पास सत्य होना काफी नहीं है, आपको सत्य की लड़ाई भी लड़ना पड़ता है आज की डेट में। इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखा अलॉन्ग विद प्रूफ। ये बस मेरी भावनाएं नहीं है, इसमें बहुत सारे खत और ईमेल्स ऐसे हैं जो वर्णन करती हैं कि हुआ क्या था वहाँ पे असल में। एंड आई ट्रूली होप दैट that other people in my situation find the will to fight. And अगर हम अपनी कहानी नहीं लिखेंगे तो कौन ही लिखेगा? जो लिखेगा वो उसको अपने हिसाब से लिखेगा। तो इसी भावना को मैंने मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तक को लिखा। आई होप कि आप इसको पढ़ेंगे और अपना व्यूज़ जो है इसको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम हियर टुडे विद मी। आई बिलीव इट्स द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन एंड यू गिवन इट टू मी, समथिंग आई कैन नेवर रीपे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आपने जो सहा वो आप ही जान सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने जो रेजिलियंस दिखाया, आपने जो वापसी की, वो निश्चित रूप से बहुत बहुत प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी है। इतनी कम आयु में विदेशी धरती पर जा करके एक तरीके से अपना परचम लहरा दिया, वहाँ पर और कंडीशंस को फेस करा और उसके बावजूद हार ना मानते हुए अपनी वापसी करी। इस पूरे घटनाक्रम में जब मेरी बात रश्मि जी से पहली बार हुई इस पुस्तक को लेकर के, तो मेरे मस्तिष्क में एक ही प्रश्न था कि ऐसा मतलब हुआ क्यों कि कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट, या तो वहाँ पर रूल बना देना चाहिए था कि भाई इंडिया से आ रहे हैं, हिंदू हैं, तो इनको मीन्स दे आर नॉट एलिजिबल टू फाइट द इलेक्शन, राइट? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास रहा होगा कि भाई हमने जो नैरेटिव बनाया हुआ है उसके हिसाब से तो भाई ये जीत ही नहीं सकती। ठीक है, आप आओ, आप हारो इलेक्शन में और आप अपना बैठो। लेकिन इलेक्शन भी जीत गए। तो उसके बाद से फिर से ये जो नैरेटिव है केवल विदेशों में नहीं चल रहा है, ये भारत में भी आप इसको देख सकते हो, राइट? ये जो नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, हमें लगता है कि अरे बिकॉज वी हिंदूज आर वेरी मच टॉलरेंट, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, इसने ऐसे बोल दिया, इसके कहने से क्या होता है। कहीं भी कोई भी हमारे देवी देवताओं का कुछ भी मजाक बना के चले जाते हैं, कुछ भी करके चले जाते हैं, हम सोचते हैं ठीक है ये उनका कर्म है, राइट? बट धीरे धीरे करके जो नैरेटिव सेट होने लग जाता है, और वो जो नैरेटिव सेट होता है उससे साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ता है हमारी आने वाली जनरेशन्स पर, वो बहुत ही गहरा होता है। क्योंकि इसका अगर हम उदाहरण देखें तो अगर आप जानते हो कि जो छोटे जो नई जनरेशन है, जो 2000, 2005, 6 के बाद जो आती है, उनको बहुत ज़्यादा कई बार पता नहीं होता है कि भाई भारत का इतिहास क्या रहा है, यहाँ पर हमने फाइट दी थी जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको या नहीं दी थी। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों का क्या होता है कि बच्चे हैं, आपको अच्छे हो पढ़ने में तो साइंस लो, फिर इंजीनियरिंग करो, अपना करियर सेट करो, हिस्ट्री वगैरह से क्या फ़र्क पड़ता है। और इवन हिस्ट्री में जो है भी उससे वैसे भी नेगेटिव फ़र्क ही पड़ता है, बिकॉज हिस्ट्री बुक्स यू ऑल नो, रश्मि को भी खुद से अपना इतिहास टटोलना पड़ा
देखना पड़ा, वापस जाकर के देखना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तो यहाँ पर मैं इस बात को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने इतिहास को खुद से लिखना, बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने इतिहास को खुद से अपनी आने वाली जनरेशन्स को बताना। वरना जो हमारा इतिहास होता है उसको तो फिर कपोल कथाएं, माइथोलॉजी यही कह के डिस्कार्ड कर दिया जाता है, राइट। अब हम मुझे लगता है कि पुस्तक के विमोचन का समय हो गया है, आप लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा एक बार मंच पर पुस्तकों को लेकर के आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं आदरणीय श्री सुनील आम्बेकर जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सभी का मार्गदर्शन करें। गरुड़ प्रकाशन के द्वारा एक नई पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है और विशेषकर पुस्तक की लेखिका ने, रश्मि ने, अपनी कहानी स्वयं इसमें लिखी है, उसके संघर्ष की कहानी। संघर्ष की कहानी रोचक होती है और निश्चित रूप से वो बाकी लोगों के लिए प्रेरक भी होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी, रश्मि की कहानी, रोचक और प्रेरक दोनों तरीके का काम करेगी। मैं इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और गरुड़ प्रकाशन को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह एक नई और विशेष प्रकार की पुस्तक को लाया है। मैं पुस्तक के टाइटल को देख रहा था, हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, तो मुझे लगा व्हाट इज न्यू। इसके पहले भी बहुत सारे लोग हिंदू जो है वो ऑक्सफोर्ड में गए हैं और जब यहाँ ब्रिटिश राज था तब भी गए हैं। तो इसमें नया क्या होगा, मतलब ये मैं सोच रहा था जब ये रश्मि ने अपनी किताब का नाम ये दिया। बाद में मैंने सोचा कि हाँ, मतलब ब्रिटिश समय में भी बहुत लोग पढ़ने के लिए गए थे ऑक्सफोर्ड, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने भारत का झंडा और भारत का नाम बुलंद किया और भारत की स्वाधीनता के लिए झंडा उठाया और भारत का एक गर्व को उठाया। इसलिए जब जब कोई ऐसे संघर्ष करेगा कि जहां भारत की बात आएगी, जहां हिंदू की बात आएगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये इस पुस्तक में हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, उसके पीछे ये है कि जो समझौतावादी नहीं है, जो रास्ते से इधर से अगर संकट आ गया तो ऐसे नहीं निकलता है, जो सीना तान के खड़ा हो जाता है और कहता है कि भारत माता की जय, जोर से पुनः एक बार ब्रिटेन की धरती पर भी भारत माता की जय। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये किताब अपने आप में एक विशेष है और ये विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले हमारे सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी और उनके माता पिताओं को भी प्रेरित करेगी कि वो विदेश में तो अपने बच्चे को भेज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त करना चाहिए और कहीं से भी कोई ज्ञान प्राप्त करने आए तो उसे अपने पास जो विद्या है, ज्ञान है, उसको देना चाहिए। ये भारत की और हिंदू की पुरानी पद्धति है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। परंतु निश्चित रूप से उस ज्ञान के साथ साथ ये अपना भारत, अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, उसका गर्व जरूर रखना चाहिए और उसके साथ बिना समझौता किए हुए खड़े होना चाहिए। रश्मि ने ये कार्य बखूबी निभाया, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देश के स्वाधीनता को 75 वर्ष हो गए और अमृत महोत्सव के निमित्त हम लोगों ने देश के उस स्वाधीनता के आंदोलन के दौर को बहुत स्मरण किया। उस दौर की बहुत सारी बातों पर हमने पुनः एक बार गौर किया कि हमारा संघर्ष कैसा था और उस संघर्ष से आज भी हम लोग क्या सीख सकते हैं, उस संघर्ष से हम लोग क्या सबक ले सकते हैं, इसको भी समझने का वो एक समय रहा। क्योंकि वैसे तो हमारा देश हजारों वर्ष पुराना है, हजारों वर्षों में बहुत सारा संघर्ष हुआ। ये नहीं कि आक्रमण हमारे ऊपर पहली बार था,
क्योंकि कोई भी एक स्वतंत्र देश जब अपनी स्वतंत्रता से चलना चाहता है, अपनी समृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो ये हमेशा एक संभावना रहती है कि जो दूसरे लोगों के मन में शायद उसके बारे में असूया उत्पन्न हो, इसकी संभावना रहती है। इसलिए ऐसे राष्ट्र की सुरक्षा करना, कि जो समृद्ध तो है लेकिन उसकी समृद्धि का उद्देश्य विश्व कल्याण है, लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। और हमारे राष्ट्र की जो कल्पना थी कि ये राष्ट्र ही विश्व कल्याण के लिए बना। बहुत राष्ट्र बने हैं इस विश्व में या इस पृथ्वी पर, उन्होंने अपने अपने उद्देश्य शायद प्रारंभ में समान ही रखे होंगे, परंतु समय के साथ जैसे ही उनके हाथ में सत्ता या उनके पास शक्ति आई, तो उन्होंने पूरे दुनिया के साथ अपना प्रभुत्व उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए, और उसकी क्रूरतम कहानियां इतिहास के पन्नों में उपलब्ध है। परंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसने अपने समृद्धि और अपने शक्ति का उपयोग विश्व कल्याण के लिए किया, और विश्व कल्याण के लिए ही ऐसा देश, ऐसी देश सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, और एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष है। शायद कई लोगों को जब मुस्लिम आक्रांताओं का यहां पर आना और शासन प्रारंभ हुआ, तब से शायद इतिहास याद होगा। जब यहां पर आघात होने लगे और शासन यहां विदेशियों का प्रारंभ हुआ, तब से शायद कई लोगों को इतिहास ज्ञात होगा। परंतु अपने देश के इतिहास में उसके पूर्व भी ऐसे कई आक्रमण हुए और वो बहुत क्रूरतम थे, लेकिन ऐसे आक्रमणों का भी सामना बहुत लोगों ने किया। यानी गुर्जर प्रतिहारियों का वो संघर्ष होगा, पूरे पंजाब से लेकर वहां तक भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए उन्होंने सर्वस्व अर्पण किया। और वो संघर्ष इतने लंबे थे कि जब एक एक युद्ध ये जीतते थे, तो फिर अगले 50 वर्ष 100 वर्ष उसके 2 पीढ़ी तक कोई नहीं आता था उस क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करने के लिए। इतनी मजबूती के साथ उसका वो प्रतिहार करते थे, मतलब। और ये कहानियां केवल रोचक नहीं, बहुत प्रेरक है। और इसीलिए पूरा जो क्षेत्र है हिंदू कुश और उसके आगे, और इसलिए शायद अफगानिस्तान में भी बहुत संघर्ष हुआ था। उपगण स्थान का अफगानिस्तान होने में बहुत समय लगा, बहुत संघर्ष हुआ। परंतु इतने संघर्ष का ही कारण है कि फिर भी ये भारत वर्ष इतने आक्रमणों के बाद भी बचा रहा और अपने संस्कृति और अपने पहचान के साथ आगे बढ़ता रहा। ये एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी पता होना इसलिए आवश्यक है, आज उसके बारे में समझना आवश्यक है कि जो ब्रिटिशों से स्वाधीनता के केवल 75 वर्ष हुए हैं। इतिहास के क्रम में ऐसे 75 वर्ष की स्वाधीनता के भी कालांश आके चले गए। अगर ये कालांश इतना लंबा करना है कि फिर कभी विदेशी शासन या न आ सके, तो हमें उन सारे इतिहास के पन्नों को जानना आवश्यक है। उन सारी विश्व में पनप रही प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक है कि जो स्वतंत्रता के विरोधी है, जो विविधता के विरोधी है, जो विविध प्रकार के सहअस्तित्व के विरोधी है, जो कोई एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, एक तरफा विश्व को देखते हैं। और इसलिए ऐसे शक्ति की मजबूती आज दुनिया के लिए आवश्यक है जो सह अस्तित्व का समर्थन करती है, क्योंकि तभी विश्व शांति से रह सकता है। और इसीलिए आज ऐसे विचार के साथ मजबूती से खड़े होने वाले लोगों की और ऐसे राष्ट्र की पूरे विश्व को आवश्यकता है। और ये कार्य निश्चित रूप से भारत कर सकता है। भारत ने ये हजारों वर्ष किया है और आने वाले हजारों वर्ष तक भारत को ही ये करना होगा। और इसीलिए भारत को इन सब विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। दुनिया में कुछ राष्ट्र ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद केवल अपने
अपने आज के प्रभाव के बारे में सोचना है, जिनको शायद केवल आज के अपने आर्थिक समृद्धि के बारे में सोचना है, जिनको शायद पर्यावरण की चिंता नहीं की तो भी चलेगा, जिनको केवल स्वयं के स्वार्थ की चिंता करते पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। न हमारा स्वभाव है, न हमारी प्रकृति है, न नियति हमारी ऐसी है। और इसलिए भारत को अपने भारत के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। और इसीलिए भारत को अपने रास्ते पर चलना है तो जो भी कॉलोनाइज्ड जो माइंड है, मतलब जिस तरीके से ब्रिटिश काल में और उसके पूर्व के आक्रमणों ने हमारे ऊपर विदेशी दास्ता का जो प्रभाव बनाया है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं ये नाम क्यों बदलते हैं। मैं उन लोगों को पूछता हूं, भाई अगर आपने मतलब बॉम्बे का मुंबई किया वो सेकुलर है, आपने मद्रास का चेन्नई किया वो सेकुलर है, और इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ तो वो सेकुलर क्यों नहीं है भाई? वो भी सेकुलर है। आपने सेव टाइगर किया वो सेकुलर है, सेव बर्ड किया सेकुलर है, सब सेव काऊ बोलते ही वो कम्युनल है। ये जो है ये किसी न किसी कंफ्यूज्ड कॉलोनाइज माइंड के कारण ये सब होता है। उससे मुक्त होकर एक लॉजिकल रैशनल सोच की आवश्यकता है कि हम क्या है और क्या हमें सोचना है। अगर ब्रिटिश काल के स्मृतियों को हटाया, ब्रिटिश काल की बातों को हटाया तो वो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर मुगल आक्रांताओं के समय की कुछ बातों को हटाया तो वो कम्युनल कैसे हो जाता है? मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जो संभ्रम है उनसे मुक्त होने की जरूरत है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे शब्द है मॉडर्न। अब मॉडर्न की पूरी परिभाषा एकदम लोडेड है, मतलब कॉलोनाइज माइंड से, कि मतलब जो जो उधर का वो सब मॉडर्न, जो जो इधर का वो सब रिग्रेसिव, पिछड़ा। अब इससे मुक्त होना पड़ेगा भाई। अगर मतलब मैं अगर कोई आयुर्वेद की दवा खाता हूं और तो वो जड़ी बूटी वाली, तो वो रिग्रेसिव नहीं है, वो मोस्ट मॉडर्न है। अगर मैं केवल नाक से अपना इधर से प्राणायाम करता हूं तो वो भी मॉडर्न है, भले ही वो हजारों साल पहले से चल रहा होगा। तो कोई बात केवल वो हजारों साल पुरानी है या वो केवल पूरब में जन्मी है इसलिए वो रिग्रेसिव नहीं हो सकती, वो भी मॉडर्न हो सकती है। तो मॉडर्न का ठेका केवल कुछ देशों को या कुछ विचारों को नहीं मिल सकता। मॉडर्न एक यूनिवर्सल बात है, उस पर सभी का क्लेम है। अब जैसे होता है ये प्राकृत भाषा में हम बोलते हैं कि प्राकृत और आधुनिक भाषा। अरे भाई, जब प्राकृत बनी भाषा या और भी जो भाषा बनी वो उस समय अपने अपने समय की आधुनिक भाषा थी। जब समय बीत गया तो पुरानी भाषा हो गई। आज जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं वो अपने समय की भाषा थी। अब जरूरी नहीं है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी है इसलिए इसमें नई जमाने के लिए जरूरी या नए प्रकार की बात नहीं होगी। ये किसने बताया? तो ये जो कुछ शब्दों पर कुछ लोगों ने अपना एकाधिकार बनाया है, इससे मुक्त होने की जरूरत है। कुछ लोगों ने अपनी भाषा कि ये भाषाएं मॉडर्न और ये भाषाएं पिछड़ी, ऐसे कैसे कैटेगराइजेशन हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और दुनिया में ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई धर्म, कोई भगवान को प्राप्त करने की या अपने स्पिरिचुअल, अपने आध्यात्मिक मार्ग का कोई मार्ग वो हजारों साल पहले आया, वो एक पुस्तक से आया या हजारों पुस्तकों से आया, वो एक प्रेषित से आया, हजारों संतों की परंपरा से आया, उससे वो आगे और पीछे कैसे होता है? सोचने की बात है। मतलब ये कई सारे ऐसे विषय हैं जिससे एक शब्द की व्याख्या को हम ऐसा एक किसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आजकल। ऐसे शब्दों की अगर परिभाषा एक एक हम करते जाएंगे। अब विज्ञान है, अब विज्ञान का मतलब क्या होता है? आजकल साइंस मतलब विज्ञान का मतलब है कि आप अगर अपनी देसी बात कर रहे हो तो आप या तो आप धार्मिक हो सकते हो या आप वैज्ञानिक हो सकते हो। ये तो एकदम गलत बात है। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं धार्मिक आध्यात्मिक भी हो सकता हूं और मैं वैज्ञानिक भी हो सकता हूं।
यही भारत की बात है, यही स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही हमारी परंपरा में है। क्योंकि जो वैज्ञानिक है उस विज्ञान से ही आध्यात्म जन्म होता है। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ज्ञान वो है जो आपको गुरु और शास्त्रों से प्राप्त होता है, और विज्ञान वो है जिसको आप अनुभूति ले लेते हैं, वो विज्ञान हो जाता है। तो हमारी पूरी जो शास्त्र की परंपरा ही विज्ञान के आधार पर है और वैज्ञानिक है। अब उसको अवैज्ञानिक बता करार लेना और हमने मान लेना, ये मान लेना ही हमारा कॉलोनाइज माइंड है। इससे मुक्त होने की जरूरत है कि नहीं भाई, विज्ञान पर किसी एक का ठेका नहीं है। विज्ञान यूनिवर्सल है, जिसको वो अनुभूति आ जाती है और अनुभव आधारित जो भी एक सिद्ध बात करता है वो अनुभव सिद्ध बात वैज्ञानिक है। तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते एक जगह पहुंचने के हो सकते हैं, और इसलिए हर देश को अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए तो राष्ट्र बनते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से सोचकर अपने रास्ते पर चले, और राष्ट्र अपनी सहमति बनाता है। अब दुनिया में ये कोई कहे कि इंग्लैंड जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे चलो, अमेरिका के ही रास्ते पर चलो, चाइना के ही रास्ते पर चलो, और भारत ने तो कभी ये नहीं कहा कि भारत के ही रास्ते पर चलो। भारत ने तो ये कहा कि सोचो और तुम्हारे लिए उत्तम मार्ग क्या है उसके अनुसार चलो। वो उत्तम मार्ग ढूंढने में कई प्रकार हो सकते हैं, उसमें हम सब मिलकर आपकी सहायता कर सकते हैं, परंतु मार्ग ढूंढने पड़ेंगे, हर एक को ढूंढने पड़ेंगे। एंड दैट इज ये जो है मुक्त रूप से सोचना, फ्री माइंड विदाउट एनी लोड, ये डिकोलोनाइज होना आवश्यक है। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको आज भी अलग अलग प्रकार के एटीट्यूड्स है, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ रेस, एज अ रिलीजन, बहुत सारे एटीट्यूड्स है, और जिसके एटीट्यूड्स के कारण ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर भारत के उस रास्ते पर पूरा मुक्त होकर भारत चले और पूरा दुनिया चले तो हम सब एक शांतिपूर्ण समाज में रह सकते हैं। और इसलिए केवल भारत कोई ब्रिटिशों के राज में था इसलिए हम लोग डिकॉलोनाइज हो गए, इसलिए डिकॉलोनाइज हो जाना है, यहां तक ये बात नहीं है। आज मुझे लगता है इस विचार की जरूरत दुनिया के सब देशों को है, क्योंकि कोई अपनी अपनी आइडियोलॉजी में ही फंसे हुए हैं। दुनिया के कई देश हैं अपने अपने ही धारा में फंस चुके हैं, क्योंकि वो उसमें सुधार ही नहीं करना चाहते। और इसलिए जीवन जो है वो निरंतर प्रवाह है, हर समय मुक्त रहकर। इसलिए हम कहते हैं ना कि वी डोंट लिव इन द हिस्ट्री, वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते समय जरूरत नहीं है कि आप पीछे छोड़ दें, क्योंकि पीछे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अगर कोई ये पकड़ के चले कि हम ही सही है तो वो सही नहीं है। और इसीलिए आज पूरे भारत में एक लोगों के अंदर एक भाव है कि हम निश्चित रूप से हमारी पुरानी पुरानी बातों को भी अपनी नजर से देखेंगे। आज रश्मि जैसे जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रही है, इंजीनियरिंग डिग्री करने जा रही है, लेकिन वो अपने भारत की तरफ, अपने धर्म, अपनी व्यवस्था, इसकी तरफ मुक्त रूप से देखने की दृष्टि उसके पास है। और ऐसे रश्मि नहीं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों युवक आज भारत में एस्पायर कर रहे हैं कि हाँ, हम भी भारत को पूर्णतः स्व के साथ खड़े करने के लिए तैयार है, हम अपना योगदान देने के लिए तैयार है। ये मुझे लगता है आज का भारत है, जिसके पास ऐसे केवल नंबर्स नहीं तो ऐसा सोचने वाले हजारों करोड़ों युवा जिस देश के पास है, उसका नाम भारत है। और इसीलिए ऐसे स्व से प्रेरित जो भारत है उसका आगे बढ़ना निश्चित है। उसका अपने बल पर, अपने परिश्रम पर और अपने मुक्त विचार से आगे बढ़ना सुनिश्चित है। और इसीलिए उसके शुद्ध स्वतंत्र विचार से ही विश्व आकर्षित हो रहा है। और देखते देखते कई विषयों पर विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो पूरा विश्व जो है वो अपने आधुनिक समय के लिए संस्कृति का चयन करना चाहता है, और उसके आधार पर वह चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहता है, चॉइस ऑफ इकोनॉमी करना चाहता है, चॉइस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम करना चाहता है।
और ये आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर मैं कहूंगा कि जो भारत के विद्यार्थी रश्मि जैसे जो लोग विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं, वो भारत के एम्बेसडर्स है, भारत के इस कल्चर के एम्बेसडर्स है, क्योंकि उनके दोस्त उनको पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपने माँ पिताजी को घर में, दादा दादी नाना नानी को इतने क्या फोन करते हो? मैं तो कभी मंथ में एक बार पेरेंट्स को फोन करता हूँ। व्हाट यू टॉक विथ योर पेरेंट्स एंड फैमिली? क्वेश्चन है लोगों को, उससे समझने का प्रयास कर रहे लोग कि आपके रिश्ते कैसे बनते हैं, आप एक दूसरे की चिंता कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, आपकी प्राइवेसी का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हाउ यू मैनेज द प्राइवेसी, प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बहुत सारे मॉडर्न क्वेश्चंस पर हमारे, मतलब रश्मि हंस रही है, उसको भी ये सारे प्रश्न पूछे गए होंगे, मतलब उसके वहां के बाकी दुनिया के मित्रों के द्वारा ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके जवाब देने के लिए हमारे युवाओं को बहुत स्पष्टता जरूरी है, बहुत क्लैरिटी जरूरी है, बिकॉज नाउ दे हैव टू एड्रेस द यंगस्टर्स, यंग लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के, जो लोग आने वाले समय में अपने देशों का संचालन भी करेंगे। तो ये समय है, और मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक स्पष्ट रूप से कैसे सोचना चाहिए और अपने दम पर खड़े होना चाहिए, इस दृष्टि से ये पुस्तक मुझे लगता है कि रश्मि ने लिखी है, और उस उद्देश्य के अनुरूप ये पुस्तक कार्य करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इसके लिए उसको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अभी आज हमारे बीच में भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति जी आई है, वो स्वयं भी ऐसे बहुत सारे विशेषकर युवतियों को, महिलाओं को लगातार प्रोत्साहन देती है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और निश्चित रूप से उनके ऐसे कार्यों से बहुत लोगों ने ऐसे हिम्मत के साथ आने वाले समय में काम किया है। जनजाति क्षेत्र में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां आज वो जीवन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा ही काम उनके हाथ से होता रहे, ये बहुत आशा और शुभकामना। आदरणीय श्री सुनील जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। और निश्चित रूप से मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि डीकॉलोनाइजेशन तो होना ही चाहिए। और इस कड़ी में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गरुड़ प्रकाशन एक डीकॉलोनाइजेशन का ही प्रोजेक्ट है। डीकॉलोनाइजेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप ये देखो ना कि जो जो कॉलोनाइज करते हैं वो अपनी पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य, पूरा धन, पूरा बल सब लगा रहे हैं कॉलोनाइज करने के लिए। क्यों? ताकि वो आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सके, आपके मन पर नियंत्रण कर सके, आपको सिर्फ एक बाजार की दृष्टि से देख सके, अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित कर सके। तो डीकॉलोनाइजेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मानसिक गुलामी में किसी का कल्याण नहीं है ना। तो इस सब के लिए कैसे होगा डीकॉलोनाइजेशन? ज्ञान के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो पुस्तकों को पढ़िए, उनको, रश्मि जी जैसे जो लेखक हैं उनको अपना समर्थन दीजिए। और भी यहाँ पर गरुड़ प्रकाशन के स्टॉल है, उस पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको आपके मस्तिष्क को, मन को डीकॉलोनाइज करने में आपकी सहायता कर सकती है। तो अब मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदया का, जो कि हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। सम्मानित मंच देवी और सज्जनों, but if I only look at the book, I don't know, Rashmi, what was the problem. Is the problem in page number 135 or 173? अगर आप पृष्ठ 135 पढ़ें तो उसमें उल्लेख है कि कैसे आनंदित मन से कुछ भारतीय प्रकाशन पत्रों ने, मैगजीन्स ने इस बात का उल्लेख किया कि ऑक्सफोर्ड में पहली हिंदुस्तानी महिला ने इतना सम्मान पाया और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की हेड बनी। अब जिन प्रकाशनों का इसमें रश्मि ने उल्लेख किया, उनमें से दो तो ऐसे हैं जो मैं पृष्ठभूमि की दृष्टि से कहूं तो घोर विरोधी है। एक ऐसा है
जिसके यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में कांग्रेस का मुखपत्र छपता है। दोनों में से कौन है वो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक ऐसा है। और जो कांग्रेस का मुखपत्र छापते हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि फर्स्ट हिंदू फीमेल प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा फर्स्ट हिंदुस्तानी फीमेल प्रेसिडेंट, which means that Rashmi, your problem has been magnified threefold. Not only that you are a Hindu, but also that you are a Hindustani. And not only that you are a Hindustani, also that you are a woman. लेकिन अगर आप 135वें पृष्ठ से 173वें पृष्ठ का जो एक एकेडमिक जर्नी है, लेखन है, उसके बीच उस सफर को देखें तो हिट जॉब 2 शब्दों का जो भारतीय राजनीति में कई बार इसका उल्लेख होता है, उसके ऊपर की एक लाइन है। एक हिंदुस्तानी मीडिया हाउस का नाम लिखकर कहा जाता है कि उस न्यूज़ चैनल से कह दो कि ऑक्सफोर्ड अब सनातनी अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं। So I am adding a 4th pillar to your problem. That you're not only Hindu, you're not only Hindustani, you're a woman and Sanatani president. कि दूर बैठा कोई व्यक्ति जो अपने आप को इस बात के लिए प्रखर समझता है, उस व्यक्ति का उल्लेख है, आप किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा। जिस व्यक्ति के बारे में इस किताब में लिखा गया है, जिसने रश्मि की प्रताड़ना के लिए साजो सामान दिया, जिसने एकेडमिक्स को वेपनाइज किया, जो छात्र नहीं था, ऑक्सफोर्ड में शिक्षक था, उसने ये घोषणा की कि बोल देना हिंदुस्तान से कि ऑक्सफोर्ड एक सनातनी अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। पुरुष शिक्षक, और वो इस बात का आनंद उठाता है कि उसने हिंदू धर्म में आस्था रखी नहीं, और नास्तिक होने का प्रमाण इस बात से दिया कि उसने जो आराध्य है, हमारे जो देवता हैं, उनकी मूर्तियों को बाकायदा तोड़ा। इसलिए आज मैं जो अपने 2-3 भाव हैं वो इस किताब तक ही सीमित रखती हूँ। Can anywhere in the world you create religious hate and yet retain employment? इस किताब से वो प्रश्न एक उठता है। अगर किसी हिंदुस्तानी कैंपस में कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के खिलाफ ये जंग लड़े, तो हम अपनी राजनीति की पृष्ठभूमियों से उठकर सामाजिक द्वंद्वों को परे रख के उस छात्र के संरक्षण में अपने आप को समर्पित करेंगे। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा विश्वास है। तो जो चुनौती का सामना हो, आप सोचें, एक शिक्षक ने जंग को डिक्लेयर किया एक विद्यार्थी के खिलाफ और एकेडमिक सैंक्शन दिलवाया एक छात्र की बुलिंग के लिए, और ना सिर्फ एकेडमिक सैंक्शन दिलवाया, उस बिगेटरी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ हेट against a Sanatani woman, that is what this book is about. मैं रश्मि तुम्हारा एक विषय पर विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। तुमने इस किताब में बहुत ही सरलता से एक शब्द का उल्लेख किया हीलिंग के अंतर्गत, पृष्ठ 242, हाउ टू डील विद द PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये वो मेंटल हेल्थ की सिचुएशन है जो लोग युद्ध पर जाते हैं या किसी फिजिकल अटैक का सामना करते हैं, ऐसे योद्धाओं को PTSD या रेप के विक्टिम्स होते हैं, उनको इस चुनौती से गुजरना पड़ता है। हमारे देश में इसकी चर्चा ज़्यादा होती नहीं है जब आप PTSD से सफ़र करते हैं। रश्मि एक वर्किंग प्रोफेशनल है,
And she has absolutely no qualms in saying that I was attacked and it was such a torture mentally that I suffered from PTSD. There is a cost to your conviction. There is a cost to principles. और आपने रश्मि एक जगह पर लिखा है नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन अ क्लियर कॉन्शियंस. उसमें अगर मैं संशोधन कर सकूं तो आई वुड हैव रिटन देयर इज नथिंग मोर वल्नरेबल देन अ क्लियर कॉन्शियंस. बिकॉज व्हेन you defend emotively. When they attack void of emotions. Because any individual who is inclined towards basic emotions will be empathetic enough to recognize that this girl comes from across the continents, comes without family, is elected to a position for the first time, needs help, needs support. And when I say there is nothing more vulnerable than a clear conscience, there is also an expectation from such a person with such a conscience that people will stand up and speak. And I shall not be the only one seeking defense. इसलिए आज इस सभागार में जितने लोग प्रकाशन की दृष्टिकोण से आमंत्रित हैं, मीडिया से हैं, मैं उनको संबोधित नहीं करती. जो आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि से हैं आज मैं उनको संबोधित करती हूँ. मेरा और सुनील जी का काम करने का एक साथ इतिहास लगभग 10 साल पुराना है. And we have both been personal witnesses of the cost for standing up. The fact, Rashmi, you stood up, you paid a price, you survived, you came back, that is the story. But मेरा गरुड़ा प्रकाशन से एक निवेदन है. Tell the stories of those who did not survive. मुझे आज भी याद है जब मैं शिक्षा मंत्री बनी इस देश की, मुझसे कहा गया कि जो हिंदी भाषी है वो क्या करेगा उन गलियारों में जहां पर जिनके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रीज है वो घूमते फिरते हैं. जो ग्रामीण अंचल में आदिवासी समुदाय से हैं उनका क्या काम ऐसे लोगों में. मुझसे कहा गया जो इवॉल्व्ड साइंटिफिक इंक्वायरी बेस्ड थिंकर्स. मुझे समय लगा ये समझाने में कि जो पढ़कर मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी नहीं बन पाया मात्र इसलिए क्योंकि उसके काम से बड़ा उसका अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा थी, निष्ठा थी. ऐसे कितने करियर्स दफन हुए. एक किताब उन पर भी लिखनी चाहिए. आज उस दृष्टि से सोशल मीडिया पे हम अपनी बात रख सकते हैं. कोई सुने ना सुने, कोई अनदेखा करे, लेकिन वातावरण कुछ ऐसा भी that if you are persecuted and you belong to the right wing, you can be shamed, you can be destroyed, and no one even will blink an eye, because somewhere the cacophony is that you deserved it. मेरा गरुड़ा प्रकाशन से एक निवेदन है कि अगर कोई किताब लिखी जाए तो उन पर भी जिन्हें बर्बाद किया गया और उनके सर पर एक ठप्पा लगा दिया कि तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी निष्ठा की वजह से है. किताबें लिखने का अगर सिलसिला है तो सब सर हिला रहे हैं मैं जो सुझाव दे रही हूँ, लेकिन तब से मैं गरुड़ प्रकाशन को गरुड़ा प्रकाशन बोल रही हूँ. वो कौन है जिन्होंने अपनी बोलियों में कहानियां बोली लेकिन प्रकाशित करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी वो बोली, उनकी वो श्रद्धा कौड़ियों की दाम पर तोली जा रही थी. रश्मि उडीपी से है, ऑक्सफोर्ड गई, प्रकाशन पब्लिकेशन हाउस को जानती है, कहानी लिख सकती है, इसलिए कहानी छपी. वो कौन है जो आज तक कलम तक नहीं उठा पाए, दफन किए गए, कभी उनकी भी कहानियां छपी है. इस कार्यक्रम से पहले
हमारे देश के 1,75,000 हाजी हज की यात्रा पूरी कर आए। उसके लिए भारत सरकार में पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर्स की 400 लोगों की टीम भेजने वाली पहली मंत्री, महिला नहीं, नॉन माइनॉरिटी नहीं, बल्कि पहली मंत्री मैं। और एक अजीब मुस्लिम समाज की महिलाओं पर बंदिश थी कि अगर उन्हें हज पे जाना है तो जब तक कोई पुरुष साथ ना हो तो हज नहीं कर सकते। उस निर्णय को नरेंद्र भाई ने पलटा और कहा कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था, आदेश इस्लाम में नहीं है, जाने दें। तो पहली बार 4,314 महिलाएं अकेले गईं और वापस हिंदुस्तान लौटी, वो करने वाली महिला मैं। लेकिन रश्मि, जब मेरी नियुक्ति हुई थी तब कहा गया था इस कट्टर हिंदू को अल्पसंख्यक मंत्रालय दे दिया गया है। तब भी मैंने प्रश्न एक ही पूछा था, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम अ वुमन और आई एम अ हिंदू। परसिक्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो भी इस गलत फहमी में अभी जी रहा है कि आप अगर सत्ता में हैं और राइट विंग हैं तो आप परसिक्यूट नहीं होंगे, रश्मि की किताब इस बात का संकेत है। सत्ता पाने के बाद भी आपको डिमोलिश और डिमोनाइज किया जाएगा। आज सुनील जी ने अपने उद्बोधन में प्राणायाम की बात की। एक यूएस के मेडिकल जर्नल में सुनील जी कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग, मतलब ट्यूमरिक लैटर तो समझ आ रहा था, प्राणायाम उठाकर कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग इस नाम से उसको प्रचलित कर दिया गया। तो ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं हमारी सभ्यता की, मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिविलाइजेशनल, हमारी ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जो आज स्वीकारी जा रही हैं, जिसका प्रतिबिंब आज आप विश्व के कई अर्थव्यवस्थाओं में देख रहे हैं, जिनके बारे में भी एक कॉन्टेक्चुअलाइज प्रकाशन होना चाहिए। किसी ने जीवन में नहीं सोचा था। हमसे कहा जाता था, स्पेशली जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में है, मध्यम वर्गीय परिवार में है, कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ये वो संस्थाएं हैं जहां पर पक्षपात नहीं होता। तुम अनफॉर्चुनेटली रश्मि उस पक्षपात का सिंबल बन गई, लेकिन तुम इस बात का भी संकेत बन गई हो कि निश्चय कर अपनी जीत कर सकती हो। तो मेरा गरुड़ प्रकाशन को बहुत बहुत आभार। दिस इज अ स्टोरी ऑफ करेज, दिस इज अ स्टोरी ऑफ डिफायंस, दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ हीलिंग। And Maya Angelou had said, without courage, it is not possible to practice any virtue with consistency. So this, Rashmi proudly proclaims that you are courageous, you are consistent, you are virtuous, hence you're a Hindu. Congratulations. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया जी का। तो कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं अपने मंचासीन अतिथिगणों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और मार्गदर्शन प्रदान किया। बहुत बहुत आभार माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय हमें प्रदान किया और अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। और बहुत बहुत आभार लेखिका रश्मि सामंत जी का, जिन्होंने ना सिर्फ अपने संघर्ष को पार किया, बल्कि उसकी पूरी कहानी, एक प्रेरणादायी कहानी हम सभी के समक्ष पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित हुए, इतना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया और बहुत ही धैर्यपूर्वक सभी को सुना।